सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 26 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एवं अदर पीएसयू और बैंक से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नोटिसेज हैं और ऑर्डर्स हैं उनको हम आपके सामने सिंपल एवं सरल भाषा में लेके आते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें जो हमारी मोटिवेशन है इन वीडियोस को बनाने की निरंतर बनी रहती है। आगे बढ़ते हुए जो आज के हमारे की हाइलाइट्स हैं, जो हम आज की 3 हमारे पास ऑर्डर्स या स्लैश फैक्टर्स है जो हम डिस्कस करेंगे। पहला है स्पेशल इंसेंटिव्स फॉर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में वर्क कर रहे हैं, उनके रिगार्डिंग एक ऑर्डर आया है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर जो डिसेबिलिटी क्लोज आया है जीडीएस के अंदर, ग्रामीण डाक सेवक के अंदर, हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। और फिर ये जो हमारा लास्ट थर्ड है वो है यूनियन की डिमांड्स हैं, जो सिंगल फिटमेंट फैक्टर और कैसे 7th जो सीपीसी था उसके अंदर जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 का, वो अलग अलग था हर पे स्केल के लिए, उसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो स्पेशल इंसेंटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर्किंग इन JNK। आप अपनी स्क्रीन पे ये ऑर्डर देख सकते हैं, डीओपीटी की तरफ से आया है, 24 फरवरी 2025 का ऑर्डर है। और ये किस किस पे एप्लीकेबल है? स्पेशल कंसेशन इंसेंटिव फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन वर्किंग इन कश्मीर वैली इन अटैच्ड पीएसयू भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, और जो बैंक्स हैं वो भी इसके अंडर आएंगे, जो कि आप कश्मीर वैली में जो भी एम्प्लॉय वर्किंग है। इसमें क्या डिसाइड किया गया है कि जो पैकेज ऑफ कंसेशन और इंसेंटिव मिलता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो जम्मू कश्मीर वैली में वर्क करता है, तो उस इंसेंटिव को 3 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। जो इंसेंटिव है जो मिलने वाला है उसके कुछ की हाइलाइट्स हम यहाँ पे इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। और बाकी जो नॉर्मली आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो जम्मू कश्मीर में वर्किंग है उनको ऑलरेडी पता होगा कि क्या क्या इंसेंटिव्स हैं, उनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। हाँ, बस उसकी जो उसको उसका टाइम पीरियड है उसको 3 साल के लिए फर्दर एनहांस कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया टाइम पीरियड को। तो सबसे पहले जो कश्मीर वैली है उसके अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं: अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगांव, सोफिया, गंडरबल और बांडीपोरा। हो सकता है कि हमने किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम मिसस्पेल किया हो, तो सॉरी फॉर दैट अगर हमने मिसस्पेल किया है। सो सबसे पहले कि अगर आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो बेसिकली ट्रांसफ़र होने पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है कि 80% उनको अपने लास्ट बेसिक पे का कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट मिलता है। और इसके लिए कंडीशन ये होती है कि अगर आपको 80% कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट चाहिए, मीन्स जो आपका ट्रांसफ़र है, अगर आपके पेरेंट लोकेशन और फाइनल लोकेशन जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र किया गया है, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 20 किलोमीटर से ज़्यादा है, तभी आपको 80% मिलता है CTG, कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट। अगर वो 20 किलोमीटर से कम है और वो प्रॉपर ट्रांसफ़र है तब आपको 1/3 ही मिलता है कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट। और साथ में ये भी मेंशन है सेकंड पॉइंट में कि जो एम्प्लॉई अपनी फैमिलीज़ को सिलेक्टेड प्लेस रेजिडेंस पे मूव करने को रेडी नहीं है, मीन्स अगर आप सपोज कीजिए आप दिल्ली से हैं और आपका जम्मू कश्मीर में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो और आप वहाँ पे अपनी फैमिली को नहीं लाना चाहते, तो उसके बेसिस पे आपको एडिशनल HRA मिलता है, या आप 2 जगह पे आप जो आपके रूम्स हैं या क्वार्टर्स हैं उनको क्लेम कर सकते हैं। और साथ में ऑलरेडी मेंशन है पॉइंट नंबर 4 में कि जो डिपार्टमेंट है वो अरेंज करेगा स्टे, सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर द वर्क ऑफ एम्प्लॉय। और यहाँ पे देखिए स्टे भी मेंशन है, स्टे मीन्स जो नॉर्मली क्वार्टर्स है। तो अगर साथ में अगर क्वार्टर्स ऑफिस नहीं दे पा रहा है तो वहाँ पे क्लास वाई के हिसाब से जो आपको HRA मिलता है वो HRA मिलेगा। और साथ में जो आपका पेरेंट लोकेशन थी जहाँ से आप ट्रांसफ़र होके आए थे, और जो आपको HRA है वो सिर्फ उसी सिनेरियो में नहीं मिलता अगर आप जो आपका प्रीवियस लोकेशन है वहाँ पे अकोमोडेशन को रिटेन करते हैं। और साथ में यहाँ पे
जिनको टेम्परेरी ड्यूटी लगाई गई है 6 मंथ की, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि जिनका प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उनको टेम्परेरी बेसिस पे वहाँ पे भेजा गया है, तो उनको मंथली बेसिस पे जो फूड चार्जेस हैं वो भी मिलते हैं, और यहाँ पे लेवल के हिसाब से फूड चार्जेस हैं, जैसे 9 to 11 7,000 मिलेंगे, 6 to 8 6,000 मिलेंगे, और सेम टाइप की मैसिंग फैसिलिटी जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, जैसे ये CAPF, इनको मिलती है, तो उसमें भी उसको रेट को भी डिस्कस किया गया है कि उनको पर डे 142.75 रुपीज़ मिलेंगे मैसिंग फैसिलिटी के लिए, या जिसको आप मंथ डेली राशन बोल सकते हैं। और ये जो थर्ड पॉइंट है ये मंथली पेंशन्स के लिए है, कि अगर आपको वहाँ पे पेंशन्स मिलती हैं और आप अपनी मंथली पेंशन वहाँ पे नहीं ले पा रहे हैं, तो भी आपकी जो पेंशन है आपको आउटसाइड वैली मिल जाएगी, और उसके लिए भी रिगार्डिंग रिलैक्सेशंस दी जाएंगी। और यहाँ पे साथ में एक डाइम अलाउंस भी है, जो यहाँ पे ऊपर मेंशन किया गया था पॉइंट नंबर 2 में, डाइम अलाउंस ऑफ 141। ये किनको मिलेगा कि जो अपनी फैमिली को वहाँ पे लेके आए हुए हैं और उनको ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए, तो उनको 141 रुपीज़ पर डे का मिलेगा। और इसके रिगार्डिंग जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे पोस्टेड है। DOPT कोड OM नंबर 19030/1/2070। सो ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला ऑर्डर था। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम सेकंड जो GDS का ग्रामीण डाक सेवक का ऑर्डर है उसको डिस्कस करते हैं। ये ऑर्डर ग्रामीण डाक सेवक के रिगार्डिंग है जो GDS में भर्ती होते हैं, और ये आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से आया है और 25 फरवरी 2025 को आया है। और ये रिगार्डिंग है वॉलंटरी डिस्चार्ज स्कीम के लिए, ग्रामीण डाक सेवक के लिए। आपको पता होगा कि जो ग्रामीण डाक सेवक भर्ती किए जाते हैं उनको इस कंडीशन पे भर्ती किया जाता है कि उनके पास अपने जो नीड्स हैं, डेली नीड्स हैं, उनको मीट करने के लिए अदर सोर्स ऑफ इनकम है। दैट्स वाई उनको जो वेजेस हैं वो ऑलमोस्ट जो वेरी मिनिमम बेसिक वेजेस है वो पे किए जाते हैं। तो इसके अंदर जो एक केस हुआ, और उस केस में जो अगर कोई ग्रामीण डाक सेवक है और उसको सर्विस के दौरान वो सर्विस करते हुए एक आप बोल सकते हैं कि ऐसी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता ग्रामीण डाक सेवक की, तो वहाँ पे जो वहाँ पे जो राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज है, मीन्स जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो उनके अधिकार होते हैं, वो अधिकार वहाँ पे लागू हो जाते हैं इस सिनेरियो में। तो उसके रिगार्डिंग ये ऑर्डर इशू किया गया है कि अगर वो जो GDS है वो अपनी सर्विस नहीं दे पा रहा है ड्यू टू सम डिसेबिलिटी, और वो डिसेबिलिटी उसको सर्विस पे के लगने के बाद होती है, तो वहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन होंगे। नंबर वन, या तो वो अपनी सर्विस से रिटायरमेंट लेना चाहे, या नंबर टू वो वर्क कंटिन्यू करना चाहे। तो अगर वो अपनी सर्विस से वर्क कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा, अगर उनको कोई ऐसी इंजरी या कुछ ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले उनके ऊपर एक उनको एप्लीकेशन देनी होगी अपने ऑफिस में। उसके बाद और एप्लीकेशन में ये लिखना होगा कि वो क्विट नहीं करना चाहते, तो एक मेडिकल अथॉरिटी बैठेगी। जो मेडिकल अथॉरिटी बैठेगी वो उनको सर्टिफाई करेगी दैट कि वो काम करने लायक हैं या नहीं है। अगर वो मेडिकल अथॉरिटी उनको काम करने लायक नहीं पाती है, तब उनको सेम लेवल पे किसी अदर पोस्ट पे, सुटेबल पोस्ट पे मूव कर दिया जाएगा, तब तक जब तक वो रिटायर नहीं होते। और नंबर टू क्या है कि अगर वो उनको इंजरी हो गई और इंजरी के बाद वो जॉब नहीं करना चाहते, तो अगेन सेम प्रोसेस होगी कि एक बोर्ड बिठाया जाएगा, वो एप्लीकेशन देंगे, एक वो बोर्ड बैठेगा, और बोर्ड बैठने के बाद जो मेडिकल बोर्ड होगा उनको सर्टिफाई करेगा कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर वहाँ पे जो बोर्ड उनको सर्टिफाई कर सकता है कि अब ये जॉब करने के हालात में नहीं है, तो उस सिनेरियो में उनको डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने कितने साल तक की सर्विस की है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उनको जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, एंटाइटलमेंट्स हैं, वो दिए जाएंगे। और इसमें साथ में कंडीशन डाली गई है कि ये इसके लिए कम से कम 10 साल की जो सर्विस है वो होनी कंपलसरी है। अगर आपको जो आफ्टर सम इंजरी अपनी GDS की सर्विस को लीव करना है और जो एंटाइटलमेंट्स हैं उनको लेना है, तो उसके लिए मिनिमम 10 साल की सर्विस होनी कंपलसरी है। एल्स फिर आपको क्या करना होगा, अगर आपकी 10 साल की सर्विस नहीं हुई है, देन आपको किसी अदर पोस्ट में
मूव कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपको इस टाइप का वर्क अलॉट किया जाएगा जो कि आपकी करंट फिजिकल और मेंटल कंडीशन के रिगार्डिंग सूटेबल हो। सो दैट वाज फॉर जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक। अभी हम लास्ट एक जो यूनियन की डिमांड्स आई हैं जेसीएम की तरफ से डिस्कशन में उनको डिस्कस करते हैं। सो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो जेसीएम है उन्होंने एक यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर की जो डिमांड है वो सामने रखी है और साथ में ये भी बोला है कि जो यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर है वो क्रूशियल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके पे बैंड्स में, सो दैट जो उनके बीच का जो पे डिफरेंस है आप पे डिफरेंस को रिड्यूस कर सको। और ये डिस्कशन फोर्थ पे कमीशन में की गई थी कि जो मिनिमम सैलरी है और जो मैक्सिमम सैलरी है उनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और उसको कम करने की ज़रूरत है, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी होता है कि जो मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इंडिया के कंपैरेटिवली कम होता है। दैट्स वाई कि जो बेसिक वर्क भी करता है उसको प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर वे में कंपनसेट किया जाता है। तो जो करंट सिनेरियो है फिटमेंट फैक्टर का उसमें क्या है कि जो आपके लेवल है लेवल के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होता है, ना कि आपको सबको सेम फिटमेंट फैक्टर मिलता है। नॉर्मली क्या किया जाता है कि जो लोअर लेवल है जैसे यहाँ पे सेवंथ पे कमीशन है, सेवंथ पे कमीशन का जो एवरेज फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था, बट जो बैंड वन था उनके लिए उसको 2.62 कर दिया गया, फिर उसको आगे बढ़ा के फर्दर के लिए 2.67 कर दिया गया, हायर बैंड्स के लिए इसको 2.72 कर दिया गया और जो एपेक्स लेवल के होते हैं लेवल 11 लेवल 12 उनके लिए इसको 2.81 कर दिया गया। तो ऐसे लेवल के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर यूज किया गया था, जो कि जो पे डिस्पैरिटी है कि जो मिनिमम पे जो एक लेवल 1 का एम्प्लॉय है और जो एक हायर लेवल का एम्प्लॉय है उनके बीच का जो पे डिस्पैरिटी है वो उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है, जबकि जो पे कमीशंस हैं उनका एक मेन पर्पस ये होता है कि जो उनके बीच का डिफरेंस है उस डिफरेंस को कम से कम किया जाए। और यही सेम जो थिंग थी वो फोर्थ पे कमीशन में डिस्कस की गई थी कि जो गैप है मिनिमम और मैक्सिमम सैलरीज का इसको कम से कम करना चाहिए। बट टिल अब तक जब तक 7 सीपीसी आई है वहां तक सब में यही रहा है कि वेरिएबल फिटमेंट फैक्टर लगता है डिपेंडिंग अपॉन द पे लेवल और आपका लेवल पे, और उसकी वजह से जो मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी का डिफरेंस है वो और भी इंक्रीज होता जाता है। और यहाँ पे साथ में जो कुछ लेवल्स हैं उनको मर्ज करने की बात भी की गई है, ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि लेवल 1 और 2 को मर्ज करने के लिए बोला गया है, 3 4 को और 5 6 को मर्ज करने के लिए बोला गया है, सो दैट जो एमएससीपी है उसका एक बेटर वे में यूज किया जा सके और जो पे स्टैग्नेशन ना हो। बिकॉज जो लेवल 1 और लेवल 2 है वो दोनों एक दूसरे के आसपास है, और जिससे होता क्या है कि आपकी जब एमएससीपी लगती है, आपका अगर प्रमोशन नहीं हो रहा और आपकी एमएससीपी लगती है सपोज 10 साल के बाद, तो आपका बेसिक ऑलरेडी लेवल 2 के पास पहुंच चुका है, जिसकी वजह से आपको एमएससीपी का भी कोई एज सच बेनिफिट नहीं होता। तो यही यहाँ पे प्रपोज किया गया है कि जो जो लेवल्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस बहुत स्मॉल है, जो प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल डिफरेंस है, उनको एक साथ मर्ज कर दिया जाए और ताकि जो एमएससीपी है एमएससीपी का प्रॉपर बेनिफिट एम्प्लॉयज को मिल सके। सो विद दिस हमारी आज की वीडियो फिनिश होती है। होपफुली जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आल्सो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, इससे हमारा इन वीडियोस को बनाने का मोटिवेशन बना रहता है। सो देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले हफ्ते फिर से आपके सामने नई जानकारी लेके हाजिर होंगे।